देखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार। ठीक है, खाते हम देख चुके हैं। खाते क्या है? कोई भी ऐसा नाम जो कि किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा वो है खाते। ठीक है, या अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो पार्टीज होती हैं वो आपके अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है ना। अभी वो पार्टीज कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब थियोरिटिकली जो अकाउंट्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। यहां आप देख सकते हैं, बुक्स में आपको मिलेगा। बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो किताबों में जो खाते होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम बोलते हैं वास्तविक खाते। वास्तविक मतलब है, इसीलिए उसका नाम रियल है ना। और जो हमेशा रहेगा, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग है, ये रियल है, तो बिल्डिंग एक रियल अकाउंट हुआ क्योंकि वो है। यहाँ पर स्कूल चलेगा तो भी ये बिल्डिंग है, स्कूल नहीं चलेगा तो भी ये बिल्डिंग है, सो ये एक रियल अकाउंट है। देन पर्सनल अकाउंट जो किसी भी पर्सन के नेम से बनता है। अब उसमें पर्सन यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है, कंपनी का नाम भी आ सकता है ना, शॉप का नाम भी आ सकता है। यानी यदि किसी ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी डीलिंग में ये स्कूल यदि इन्वॉल्व होता है तो ट्रांजैक्शन में क्या बनेगा कि भाई स्कूल ने इतने अमाउंट का डील किया, तो यहाँ पर नाम किसका आ रहा है? स्कूल का नाम आ रहा है। ठीक है ना। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ एनी पर्सन, कुछ भी हो, वो दोनों ही इस पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ सकते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। ठीक है ना, व्यक्तिगत। फिर है नॉमिनल। नॉमिनल का मीनिंग होता है, नॉमिनल क्या मीनिंग में रखे? नॉमिनल मानी क्या? नॉमिनल को पार्टनरशिप के एग्जांपल होगा। जनरल नाम मात्र के खाते बोलते हैं इनको। ठीक है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के। ठीक है। अभी क्यों इसको नाम मात्र का बोला जाता है? फर्स्ट अगेन हम इसी स्कूल का एग्जांपल लेंगे। ये स्कूल है, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें एक चीज है जो बदल रही है और जो फिक्स नहीं है कभी भी। वो क्या है? जो बदलती रहती है। स्टूडेंट कभी भी आते हैं तो वो एक अकाउंट बन जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं तो उनका नाम अकाउंट हट जाता है। स्टाफ जब ज्वाइन होता है तो वो एक अकाउंट बन गया, जब उसने जॉब छोड़ दी तो वो अकाउंट हट गया। ठीक है ना। कोई भी अकाउंट तभी तक अकाउंट है जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कैश का लेनदेन कर रहा है। स्टूडेंट एक अकाउंट है कि स्टूडेंट कैश दे रहा है इंस्टीट्यूशन को। स्टाफ एक अकाउंट है क्योंकि इंस्टीट्यूशन कैश दे रहा है स्टाफ को। ठीक है ना। तो जब तक ये दोनों साथ में हैं, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता रहेगा, और जब तक दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता रहेगा, ये एक दूसरे के लिए अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ नॉमिनल के अंदर हम उन अकाउंट्स को रखते हैं जो टेम्पररी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, है ना। स्टूडेंट तो सैलरी मैंने आपको बताया कि सैलरी अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट हो गया क्योंकि यदि आपके 4 स्टाफ है, A B C D, है ना, तो सैलरी ऑफ A, सैलरी ऑफ B, सैलरी ऑफ C, सैलरी ऑफ D, ने नौकरी छोड़ दी, उसकी जगह आ गया F, तो अगली महीने से सैलरी ऑफ F हो जाएगा, सैलरी ऑफ D कट गया। तो ये लोग परमानेंट नहीं रहते। तो जो चीज परमानेंट नहीं होती है वो नॉमिनल के अंदर आती है। मतलब इसको हम इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट में कह सकते हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर आप रख सकते हैं एसेट्स के अकाउंट, जितनी भी संपत्तियों के अकाउंट है वो सब रियल है क्योंकि पहले लिया है।
पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आप रख सकते हैं एनी अकाउंट नेम विद नेम अकाउंट विद एनी पर्सन्स नेम, है ना। पर्सन्स अकाउंट हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशंस अकाउंट हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम हो सकता है। ठीक है, तो जो नाम है ये आपके हुए पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आप रखते हैं इनकम के अकाउंट्स, या फिर एक्सपेंस के अकाउंट, आय और व्यय से संबंधित खाता। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखो मैंने कहा यहाँ पे एसेट्स अकाउंट हो गया, यहाँ इनकम हो गया, फिर थोड़ी देर मैंने आपको चार नाम बताए थे, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी। इन चार में तीन तो यहाँ आ गए, एसेट्स आ गया, इनकम आ गई, एक्सपेंस भी आ गया, लायबिलिटी का कहीं नाम नहीं दिख रहा। तो इनमें से किसको आप लायबिलिटी सेक्शन में डाल सकते हो? कई बार एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है, कई बार किसी पर्सन से आपने पैसा लिया हुआ है वो आपका लायबिलिटी हो गया, है ना। किसी पर्सन से आपने लिया लोन फ्रॉम रमेश, अब रमेश के नाम से अकाउंट बना है पर उससे लोन लिया, उधारी लिए ना, तो वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है नहीं? तो ये जो पर्सनल अकाउंट है ये एसेट्स भी हो सकते हैं, लायबिलिटी भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। यहाँ पर हम जब हम टैली में काम करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं यदि किसी के नाम से अकाउंट हो तो वो तो पर्सनल ही होगा, लेकिन वो हमें लायबिलिटी में या एसेट में या किसी में रखना होता है उसको, तो हमें उसकी पहचान करना बहुत जरूरी होती है कि वो चारों में से किस में है। तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है क्योंकि उसके नाम से बना है, लेकिन उसके अलावा भी वो उनमें से किसी एक में हो। ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो मतलब तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो थियोरेटिकली बनाए गए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन जब हम टैली में काम कर रहे हैं तो टैली में जो है टैली कंपलसरी नहीं है कि आपको कॉमर्स का बेसिक आए ही, टैली तो कोई भी यूज करता है ना, तो कोई भी यूजर यदि है तो थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा, ताकि उससे गलतियां ना। तो यूजर की सहूलियत के लिए, यूजर की आसानी के लिए टैली ने क्या किया, चीजों को थोड़ा सा ब्रॉडली मॉडिफाई किया, बदला नहीं है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज किया है ताकि किसी भी यूजर को समझ में आ जाए। कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको। वैसे रियल अकाउंट आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी और एसेट्स से संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर आप रख सकते हैं लैंड को रख सकते हैं, बिल्डिंग को रख सकते हैं, गुडविल को रख सकते हैं, परचेजेस को रख सकते हैं, कैश को रख सकते हैं, ये सब रियल है। देन पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू पर्सन। ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन आ सकता है? इसके अंदर आ सकते हैं सप्लायर्स आ सकते हैं। सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें सामान सप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि ये ABC ट्रेडर हो गया और A to Z कॉस्मेटिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है बायर, यहाँ लिख दिया है सप्लायर। तो ये वाला नीचे वाला सप्लायर है कि मुझे सामान सप्लाई कर रहा है, ये बायर तो नहीं है, इसको हम सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना। ठीक है, हाँ, पर्सनल अकाउंट दोनों के नाम लिख रखे हैं यहाँ। कस्टमर के नाम से आप यदि बनाते हो, दो तरीके के कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर आता है दुकान पे, पैसा देता है, सामान लेके चला जाता है, उसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं।
हम लोग जाते हैं ऑन मार्केट जाते हैं, आप या डीमार्ट भी जाते हैं, हमसे हमारा नाम पूछते हैं क्या? उन्हें कोई मतलब नहीं हमारे नाम से, क्योंकि हम पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो वहाँ पे जस्ट हमारा मोबाइल नंबर रहता है, वो भी उनकी मार्केटिंग के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन हो जा रहा है तुरंत, ठीक है, कोई उधारी नहीं है, तो कस्टमर के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उधारी है तो कस्टमर के नाम की जरूरत है, ठीक है ना। ये सब जो है ये है आपके पर्सनल अकाउंट्स। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र के अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, है ना। इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है। सैलरी अकाउंट, बताइए इनकम की एक्सपेंसेस। सैलरी अकाउंट इनकम है किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। अकाउंट एम्प्लॉय का बनता है कि कंपनी का? हम जो अकाउंटिंग करते हैं कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं या एम्प्लॉय की अकाउंटिंग करते हैं? एम्प्लॉय जो है वो जस्ट एक अकाउंट है। एम्प्लॉय तो बस एक अकाउंट नेम है। अकाउंटिंग तो कंपनी की हो रही है, पैसा तो कंपनी का है ना। यही हमारी गलती है। हम हमको देखते हैं चीज, हमें हमको रखना नहीं, हमें कंपनी की तरफ से देखना है। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे टैली पे तो खुद को मालिक मानेंगे, खुद को एम्प्लॉय अकाउंटेंट सब कुछ नहीं मानना है, ठीक है। तो प्लीज लगाना तो सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, क्योंकि उसमें कंपनी का पैसा खर्चा हो रहा है। जितनी कम सैलरी देगा उतना फायदा, जितनी ज्यादा सैलरी देगा उतना खर्चा। डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड किसको पता है? डिविडेंड क्या होता है? सुना है डिविडेंड? पहले बताओ डिविडेंड होता क्या? आपने सुना चाहिए डिविडेंड। LIC में काम करते हैं, डिविडेंड चलता है वर्ड। बताओ। लाभांश, जब हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं ना, तो वो शेयर क्यों ले रखा है? वो शेयर लिया है मतलब हम अपना पैसा उस कंपनी में लगा रहे हैं, तो बदले में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से जितना शेयर मैंने लिया हुआ है उसके हिसाब से वो परसेंटेज मुझे देगी, उतना उसके प्रॉफिट का उतना परसेंट मुझे दे। मान लीजिए किसी कंपनी का 1% शेयर मेरे पास है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके प्रॉफिट का 1% प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। प्रॉफिट मनी लाभ, और लाभ का 1% मतलब लाभ का अंश, लाभांश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो डिविडेंड जो होता है वो हाँ मिलता है हमें। डिविडेंड मतलब यदि मैंने शेयर लगाया है, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में वो कंपनी मुझे यदि पैसा दे रही है, तो वो जो पैसा मिलेगा साल के आखिर में कंपनी की तरफ से डिविडेंड। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है। यदि आपके खुद के शेयर हैं और उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यदि आप डिविडेंड दे रहे हो तो खर्चा, और यदि आप डिविडेंड मिल रहा है तो इनकम, तो डिपेंड्स, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो खर्चा है आपके बेसिक में से नहीं होगा। जब आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के पैसे में से होगा।
आपके जो मूलधन है उसमें से यदि आपका पूंजी है उसमें से नहीं। ठीक है। सेल्स क्या है बताइए तो? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? इनकम है। बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कुछ इनकम हुई। ठीक है। सेल्स इनकम है और परचेज एक्सपेंस है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि परचेज एक्सपेंस क्यों है भैया, पैसे दिए तो सामान तो लिया, तो सामान लिया ना, पैसे तो गए। अब वो सामान मेरे काम का यूज में आएगा और वो मतलब पॉजिटिव यूज में आया तो वो सामान मेरे काम का है। उस सामान का यूज करके मैं कुछ इनकम कर पाती हूँ तो वो बात अलग है। लेकिन वो सामान को खरीदने में तो मेरा पैसा गया ना। ठीक है। तो इसीलिए परचेज वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आ रही बात? डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन मेरे एक्सप्लेनेशन पे? पक्की बात? आगे बढ़े। तो ये तो हुआ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कैटेगरीज का, जो थ्योरेटिकली अकाउंट कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट्स में। लेकिन टैली को मालूम है कि ये जो 3 है इनमें से नॉमिनल और पर्सनल ये दोनों बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। भैया नॉमिनल में इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकता है, पर्सनल में तो चारों ही हो सकते हैं। तो फिर किसको कहाँ रखें, ये बड़ा कंफ्यूजन है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। यदि यूजर से गलती हो गई अकाउंट को कैटेगराइज करने में तो पूरी बैलेंस बिगड़ जानी है ना। कैटेगराइजेशन वर्गीकरण गलत नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि मुझे क्लासेस से मालूम हो। ठीक है। तो इसीलिए टैली में जो है अकाउंट्स को नेचर के बेसिस पे बांटा गया, स्वभाव के आधार पर उन्होंने बांटा है और स्वभाव के आधार पर उन्होंने उसको 4 ग्रुप्स में 4 भागों में बांटा। 4 ग्रुप्स कौन से 4 भाग में बांटा है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी, ये देखिए डाइट पे यहाँ पे जा रहा है, इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है। अब इतना सा बोलने से काम नहीं होता। सिर्फ 4 बोलने से काम नहीं होता, क्योंकि यदि हम बात करते हैं एक्सपेंस की तो एक्सपेंस भी अलग तरीके के हो सकते हैं, इनकम की तो भी अलग तरीके से। तो फिर हमने उन चारों को और दो भागों में बांटा। हर एक को दो पार्ट में बांटा ताकि यूजर को और आसानी हो जाए उसको क्लासिफाई करने के। ठीक है। तो और आसानी में मतलब क्या? एसेट्स जो है वो एसेट्स को 2 भागों में बांटा। 2 प्रकार के एसेट्स बताए गए हैं। एक एसेट होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हिंदी में बोलते हैं चल संपत्ति या निश्चित संपत्ति। थोड़ा ज्यादा हिंदी है, आप इसको अचल संपत्ति समझ लीजिए, है ना। फिक्स्ड संपत्ति, स्थायी। फिक्स्ड ऐसे संपत्ति की एक बार खरीद आपकी हो गई, जैसे कि आपने कोई व्हीकल खरीदा या फिर आपने बिल्डिंग खरीदी या फिर आपने लैंड खरीदी। ये सब क्या है आपका? फिक्स्ड संपत्ति तो है बट फिक्स्ड। ठीक है। 4 एकड़ खरीदी, 4 एकड़ रहेगी। दूसरा है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं, बदलती रहती। आज 10,000 होगी, परसों 20,000 भी हो सकती है, नरसों 15,000 हो सकती है। ठीक है। तो वैल्यू बदलती रहेगी, वो आपको हो जाएगी करंट एसेट। अच्छा मुझे बताओ कि किसी आदमी को आपने उधार दिया हुआ है। मान लीजिए कि ऑल इन वन स्टोर को आपने 5,000 रुपए उधार दिए। 5,000 रुपए का सामान उधार दिया। ठीक है।
मतलब कि आपको उससे 5,000 रुपए लेने हैं। ऑल इन वन स्टोर से आपको 5,000 रुपए लेने हैं। तो अकाउंट का नाम हो गया ऑल इन वन स्टोर, क्योंकि हम उसी से लेने तो उसी का नाम लिखेंगे। तो ऑल इन वन स्टोर अकाउंट है। मुझे बताइए कि ये जो ऑल इन वन स्टोर अकाउंट है वो आपका क्या आएगा? ऐसे लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। एसेट्स में आएगा। किस टाइप का एसेट? फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट? करंट एसेट। क्यों करंट एसेट? ये क्यों भी पता होना, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, बोलो। ये समझना बहुत जरूरी है। बात छोटी सी है लेकिन यहाँ पे उलझती है। ये छोटी बात हमें समझ में आती है, क्या और क्यों, तब जाके हमसे गलती मिस्टेक नहीं होगी। और टैली की इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वो सारी रिपोर्टें यूं बना देता है, क्योंकि उसके पास डाटाबेस ऑलरेडी बनाया है। लेकिन वो रिपोर्ट तभी सही बनाएगा जब वैल्यू सही इनपुट करोगे। और आप वैल्यू सही इनपुट करोगे जब आप कैटेगराइजेशन अच्छे से करोगे, आइडेंटिफायर सही करोगे। ऑब्वियसली फ्लक्चुएट हो सकता है। आज मुझे 5,000 लेने हैं, वो आया उसने 3,000 ले लो, 2,000 बाद में दूंगा। तो अब तो मुझे उससे 2,000 लेने, है ना? उसने समय पे भी मैंने कहा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो लोग 2,000 लेने। अब तो जो मुझे लेने वाला पैसा है वो बात पे बदल रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो करंट एसेट है। हाँ, डेटर्स मींस यही जिनको हम उधारी में माल बेचते हैं। हाँ, वो डेटर्स। हाँ, जिनसे हम उधार में खरीदते हैं। सप्लायर्स आर क्रेडिटर्स एंड बायर्स आर डेटर्स। अब यहाँ पे सप्लायर बायर को मैंने कस्टमर नहीं बोला है। ये मैं अंतर रखती हूँ। जो हमसे खरीदता है वो एक्चुअली मेरा कस्टमर तो है, लेकिन यहाँ पर हमने दो अंतर शब्दों को अलग रखा है सीख प्रैक्टिस के लिए कि जब हम बात करते हैं कस्टमर की, कस्टमर लोगों को रख लेते हैं जो आते नगद पैसा देके काम करके जाते हैं। तो वो डायरेक्ट इनकम हो गई, आओ पैसे दो, सामान लो, जाओ। नाम की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बायर का इनवॉइस बनेगा, उसका बिल बनेगा, उसका नाम भी रहेगा, ठीक है? तो बायर में हम नाम बता के रखेंगे, उसको उधार माल बेच रहे हैं, बाद में आते दे जाएगा, ठीक है ना? तो और किराने की शॉप में जो लोग आपसे महीने चलता है, महीने आते हैं, सामान के लिए लेते हैं, सामान लेकर जाते हैं, नेक्स्ट मंथ पैसा देते हैं। तो नेक्स्ट मंथ तक दुकानदार क्या करता है? नाम लिख के रखता है ना, नाम पता और अमाउंट। यदि वो नहीं लिख के रखेगा तो कस्टमर तो भाग भी सकता है। और सबूत तो चाहिए ना कि कब किसने कितना लिया। तो प्रूफ होते हैं, इनवॉइस, बिल्स, वाउचर्स, क्या है? प्रूफ है, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इन सब चीजों को हम ध्यान से करेंगे तो इन सब चीजों की जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम सही तरीके से कैटेगराइज कर सकें। क्लियर? लायबिलिटी को भी दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जनरली बैंक लोन्स आ जाते हैं, 10 साल में चुकाना है, 20 साल में चुकाना है, 15 साल में, लंबे समय के जो लोन होते हैं ना, वो आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं, जैसे किसी से आपने उधार सामान लिया है तो वो आएगा, चलो भैया आज समझ लो 7 दिन बाद पैसे दे देना, 15 दिन बाद पैसे दे देना, महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है? तो उसको जल्दी पैसा वापस चाहिए। तो हम एक बड़ा टाइम लैप ले लें साल भर का। साल भर के अंदर जो पैसा जिसको चुकाना है तो उसको अपन करंट में रख लेते हैं, करंट लायबिलिटी फट से चुकाना है। और जो ज्यादा है साल भर ज्यादा उसको लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। वैसे साल भर भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, जनरली महीना भर 6 महीने ऐसे रहता है। बट फिर भी हम एक समय लेके चलते हैं। तो करंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म हो, जल्दी चुकानी पड़े, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो लंबे समय तक चले। इसके लिए लोन्स लायबिलिटी नाम भी है।
लोन हम किसी से लेते हैं तो वो जो है हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इनकम भी दो प्रकार के भागों में बांटी, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट आएगा। सैलरी, बट इनकम की बात चल रही है। सैलरी तो एक्सपेंस है, तो एम्प्लॉय को मिल रही है, तो जिसको मिल रही है उसकी तो अकाउंटिंग हो ही नहीं ना। अगेन हम एम्प्लॉय बन गए, हमें कंपनी की तरफ से देखना है, कंपनी के सैलरी में पैसे जा रहे हैं ना। और डायरेक्ट इनकम के और कोई डेफिनेशन? डायरेक्ट इनकम का रिलेशन प्रॉफिट से होता है, ठीक है। ऐसी कोई भी इनकम जिसके कारण प्रॉफिट अफेक्टेड हो, प्रॉफिट पर प्रभाव पड़े, वो डायरेक्ट इनकम है। जैसे कि मान लीजिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हो और आप पढ़ाते हो, ठीक है। और आप रोज आ रहे हो, रोज बैठ रहे हो। एक स्टूडेंट आया, दो स्टूडेंट आया, तीन स्टूडेंट आया, है ना। आपका फायदा किस में? ज्यादा स्टूडेंट्स में या कम स्टूडेंट्स के आपके बस बैठे रहने में? यदि स्टूडेंट आते हैं तो फायदा, प्रॉफिट कैसे होगा? मोर स्टूडेंट्स मोर इनकम। एक मिनट बैठिए। ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा इनकम, कम स्टूडेंट कम इनकम, ज्यादा इनकम ज्यादा फायदा, है ना। अब यदि आपने बहुत सारी लागत लगा के कोचिंग खोली है और आप एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। आपका तो इन्वेस्टमेंट उतना जितना लागत लगाई तो निकलेगा ही नहीं। ये तो कोचिंग की बात है, आपको केवल ज्ञान बांटना है, और जो लागत लगाई वो आपकी संपत्ति कुछ बर्बाद नहीं होने वाली। लेकिन हम बात ले किसी सामान के ऊपर बात ले ले, सेल्फ परचेज वाली बात ले ले, तो आपने सामान खाने पीने का सामान है यदि, और आपने वो पैसा लगा के खरीदा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, एक टाइम के बाद सामान आउटडेटेड हो जाएगा, आपके काम का है नहीं, ठीक है ना। आपकी लागत तो वेस्ट हो गई। ब्रेड बेकरी आइटम में मान लीजिए जिसकी एक ड्यूरेशन होती है 2 दिन 3 दिन 5 दिन। अब 5 दिन के अंदर यदि वो सामान नहीं बिकता तो आपका लागत वेस्ट हो गया, कस्टमर आया नहीं। तो जितना ज्यादा कस्टमर आएगा उतना ज्यादा आपको सामान खरीद पड़ेगा, उतना ज्यादा सामान बेचोगे, उतना ज्यादा आपका आप हिसाब भी लगा पाओ, मैंने लगाया कितना, मैंने लगाया 100 रुपए और बेचने के बाद मुझे मिल रहा है कितना, 50 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा है, 200 रुपए ज्यादा मिल रहा है। जो लगाया था उस कितना ज्यादा मिल रहा है ना, वो होता प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने 100 लगाया था और आपको 200 हो गया तो 200 में से 100 में लगाया ही था, हट गया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 100, है ना। अब मैथमेटिक्स में तो 100 प्रॉफिट रखेंगे, लेकिन हम खर्चे भी निकालते हैं यहाँ पर, तो वो सारे खर्चे हटा दें, जो बचा हुआ वो आपका, ठीक। तो ऐसी कोई भी इनकम जिसके होने से या नहीं होने से आपका प्रॉफिट करे, वो हो गया डायरेक्ट इनकम। जैसे कि कस्टमर एक डायरेक्ट इनकम है, स्टूडेंट एक डायरेक्ट इनकम है, किसी वकील के ऑफिस के लिए क्लाइंट एक डायरेक्ट इनकम है, डॉक्टर के लिए पेशेंट डायरेक्ट इनकम है। डॉक्टर पास बैठा हुआ है, पेशेंट आ नहीं रहा, उसको क्लिनिक बंद हो जाना है ना। तो यदि कम पेशेंट आएंगे कम चलेगी दुकान, कम इनकम हो, ज्यादा चलेगा हॉस्पिटल, इनकम ज्यादा होगी, तो ज्यादा इनकम ज्यादा प्रॉफिट। तो डायरेक्ट इनकम जो आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करे, वो डायरेक्ट इनकम है। फिर इनडायरेक्ट इनकम क्या हुआ? तो डेफिनेशन देते हैं कि जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। लेकिन इनडायरेक्ट होता क्या है? नहीं, ऐसा कोई भी इनकम जिसके होने या नहीं होने से आपके प्रॉफिट को कोई अफेक्ट नहीं पड़े, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि हमने कोचिंग खोल रखी है, हमारे पास बच्चे भी आते हैं, पढ़ाते भी हैं हम। अब उसी में
मान लीजिए कि हमारे आसपास और दूसरी फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को कभी फोटोकॉपीज करवानी है ना, या फिर बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, क्वेश्चन नहीं मिल रही, स्टेशनरी की दुकान नहीं मिल रही नोट्स वगैरह के लिए, तो हमने साइड में एक बच्चों की फैसिलिटी के लिए सुविधा के लिए वो किताबें अवेलेबल करवा दी कि चलो भाई यहाँ से तुम ले सकते हो। तो मेरा एक्चुअल बिजनेस क्या है? ट्यूशन पढ़ाना या किताबें बेचना? मेरा एक्चुअल बिजनेस ट्यूशन पढ़ाना, किताबें बेचना तो मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हूँ। हाँ, उससे मुझे इनकम हो रही, उससे मुझे इनकम हो रही, नो डाउट। तो इनकम तो है, लेकिन यदि वो इनकम मैंने नहीं करी तो मेरा बिजनेस बंद नहीं हो जा रहा, मेरे प्रॉफिट पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो वो वाली इनकम जो हुई वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? एक सुनार की दुकान होती है, सुनार की दुकान में उसके पास सामने खाली जगह होती है, एक वो धागे से बुनना बनाने वाला जो होता है, जो उसको यदि वो छोटे से जगह किराए पे, चलो ठीक है तुम अपना कर लो, उसको किराया मिल रहा है, वो आदमी वहाँ से हट जाएगा तो उसकी दुकान बंद नहीं हो जानी है। हाँ, लेकिन वो बैठा रहता है तो उसको पैसे मिलेंगे, वो इनकम है, वो रेंट मिल रहा है, इनकम है, लेकिन वो रेंट से उसके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो रेंट क्या हो गया? उसका इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? तो ऐसे इनकम जो कि आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करते, वो आपके इनडायरेक्ट इनकम हुए। सेम कंडीशन एक्सपेंसेस में भी ऐसा एक भी खर्चा जिसके होने या नहीं होने से आपका प्रॉफिट अफेक्ट होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ऐसा कोई भी खर्चा जिसके होने या नहीं होने से प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? जैसे कि जनरेटर का आप गर्मी के दिनों में शादियों का सीजन होता है, और शादियों के सीजन में मान लीजिए आप जनरेटर किराए पे देते हो, अक्सर लगता है लाइट चली जाती है तो बचने के लिए जनरेटर किराए पे देना। आपका बिजनेस जनरेटर किराए पे देने का ही मान। अब जनरेटर चलाने के लिए लगेगा, यदि फ्यूल लगे है तो जनरेटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में फ्यूल का खर्चा डायरेक्ट हुआ कि डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना? लेकिन उसी का उल्टा कर लो कि जनरेटर आपके पास है, लेकिन आपको उसको कोई आवश्यकता नहीं, तो आपने रखा है इमरजेंसी के लिए। यदि मान लो नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, चला लेंगे, हम तो चल जाना। इन दैट केस वही फ्यूल, वही खर्चा अब आपके लिए डायरेक्ट हो गया, क्योंकि उससे आपका काम नहीं प्रभावित हो रहा। क्लियर? तो हमारा जो भी खर्चा है, हमारी जो भी इनकम है, वो इनकम या एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट किस तरीके से अफेक्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो मेरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। क्लियर? आपको चारों कैटेगरी समझ में आई? ये टोटल हो गई 8, मेन हो गई 4 में से हर एक के 2 हिस्से हो गए, टोटल हो गए 8, है ना? अब टैली ने इसमें भी और फायदा दे रखा है। ये 8 तो समझ में आनी चाहिए, 8 को हम प्राइमरी बोलते हैं, बेसिक समझ में आते हैं। लेकिन टैली ने इस 8 से 28 बना दिए और आसान कर दिया यूजर के लिए, ताकि उसको ज्यादा सोचना ना पड़े और वो आराम से कैटेगराइज कर सके। तो टैली में जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो टैली ने इन्हीं 8 से 28 ग्रुप्स बना कर दिए। 28 ग्रुप्स इससे बोल रही हूं कि टैली में उसके लिए टर्म ग्रुप यूज किया गया। बेसिकली वो ग्रुप्स आर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली 8 कैटेगरीज हमने अकाउंट्स के टाइप को बांटा, लेकिन टैली ने उन 8 को 28 में बांट कर हमको देता है और 28 को बना कर देता है हमको। ठीक है? और वो जो 28 हैं वो इन्हीं 8 से बने, वो जो 28 हैं ये इन 8 से बने। ये 8 प्राइमरी हो गए, मेन ग्रुप्स। लेकिन टैली में 28 में से 28 को पहले से बना कर 15 और 13 ऐसे बटे, 15 प्राइमरी और 13 जो है डिराइव्ड। ठीक है ना? तो ऊपर से वो हमको ऑप्शन भी देता है कि आपको यदि उसके 28% नहीं आ रहा या आपके पास कोई ऐसी कोई भी ऐसा डाउट है कि आपको उसके बनाए हुए कैटेगरीज में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो आप खुद नया बना लो। कंडीशन बस रहती रहेगी कि वो उन्हीं 28 में या इन 8 में से ही एक के अंदर होना चाहिए। तो ये 8 तो प्राइमरी है ना? और वो 28 भी इन्हीं 8 से बने हैं। ठीक है? और यदि आप नया बनाओगे तो वो भी इन्हीं में से बने।
ठीक है, तो हमें समझना आसान हो जाता है। 8 समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टैली के 28 जब हम खोलेंगे तो वो उसको बना कर दे रखे और उसके नाम बहुत इजी समझना बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यदि बोलूँ कि ICICI बैंक अकाउंट का नाम है, तो इसको किस में रखोगे, किस कैटेगरी में रखोगे? 8 में से इनमें से कहीं बैंक अकाउंट नहीं दे रहा। ICICI बैंक अकाउंट इनमें से किस में आ जाएगा? करंट एसेट में आ जाएगा। ICICI बैंक अकाउंट करंट एसेट आ जाएगा क्योंकि मेरा सेविंग है। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैंने उससे लोन ले रखा है। यदि लोन फ्रॉम ICICI बैंक अकाउंट हो तो लायबिलिटी में चला जाता है, लायबिलिटी में, ठीक है। लेकिन टैली ने उसके लिए बैंक अकाउंट का नाम बना के दे दिया। अब जैसे मैंने आपसे पूछा ICICI बैंक आपसे सीधे निकला बैंक अकाउंट है ना? तो जो चीज यूजर ज़बान पे होती है, जो उसको तुरंत से क्लिक होती है, ऐसे नामों से पहले से ग्रुप बना के वो 28 वो नाम शामिल, ताकि यूजर को ज़्यादा कैटेगराइज करंट एसेट याद करना पड़ेगा। हर किसी को तो याद होगा नहीं, लेकिन कैश अकाउंट याद रहेगा, बैंक अकाउंट याद रह जाएगा। तो ऐसे नामों से उसने अलग से बना दिया जिनकी संख्या 28। तो टैली हमें 28 ग्रुप्स या 28 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बना कर देते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, पर फिर भी थियोरेटिकली एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट में आपको ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना है। जो भी आ रहा है वो डेबिट में लिखा जाएगा। जो भी रिसीवर होगा, मतलब जो पैसा ले रहा है वो डेबिट में लिखा जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उन्हें डेबिट में लिखा जाएगा, है ना? गोज आउट जो भी जा रहा है, जिसके पास से पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। जो भी पैसा देने वाला व्यक्ति, मतलब पर्सनल अकाउंट है, तो जो भी व्यक्ति देने वाला है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और यदि इनकम अकाउंट है तो वो भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। मतलब जैसे कि रेंट के दो खाते बने, एक रेंट पेड और एक रेंट रिसीव्ड। तो यदि रेंट पेड है तो हम उसको कहां रखेंगे? डेबिट। और यदि रेंट रिसीव्ड है तो हम उसको रखेंगे क्रेडिट, क्योंकि रिसीव हुआ तो इनकम हो जाएगा, इनकम हुआ क्रेडिट के सामने लिखा जाएगा। और यदि पेड हुआ तो एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट के सामने लिखा जाएगा। हाँ, आपको बस इतना याद रखना है। और यदि ये याद रखने में आपको दिक्कत है, कंफ्यूजन है, डाउट है, बस इतना याद रखना कि ट्रांजैक्शन पढ़ना है, ट्रांजैक्शन में से अकाउंट के नाम आइडेंटिफाई करने और ये पहचानना है कि किसके पास से जा रहा है और किसके पास जा रहा है। जिसके पास बैलेंस कम हो रहा है वो क्रेडिट के सामने, जिसके पास बैलेंस बढ़ रहा है वो डेबिट के सामने। इतना अपना याद रख, अदरवाइज ये तो याद रहना चाहिए, लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन करने टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखने की जरूरत है। तो वो कंसेप्ट याद है। क्लियर समझ में आया? हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टर्म्स होंगे, इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आज के लिए बहुत समझ में आया? कोई डाउट है किसी को कहीं पे भी?